अगर आपको पता चले। उदयपुर की घटना, जहां पे एक दर्जी कन्हैया लाल को उनकी शॉप में घुसकर कुछ लोग उनकी हत्या करते हैं और हत्या के बाद बाकायदे वीडियो बनाकर ये स्वीकार करते हैं कि हाँ, हमने इस वजह से हत्या की। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कई महत्वपूर्ण टिप्पणियां की गई हैं। नूपुर शर्मा बीजेपी की पूर्व नेता और प्रवक्ता रही हैं। उन्हें उनकी याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उनके केसेस को दिल्ली में क्लब करने से इनकार कर दिया और साथ ही कहा कि उदयपुर जैसी तमाम घटनाओं के लिए नूपुर शर्मा के बयान जिम्मेदार हैं। और इसके साथ ही हम चर्चा करेंगे मोहम्मद जुबैर, जो ऑल्ट न्यूज़ जो वेबसाइट है, उनके को फाउंडर और फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर के अरेस्ट को लेकर, जिसके बारे में कई सारे डिटेल्स की 2018 का केस है, ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म का स्क्रीनशॉट है, ये लगाया तो वो नहीं लगाया, तो अकाउंट डिलीट हो गया तो अकाउंट वापस आ गया, इस तरह की चीज़ें हैं। इन सब चीज़ों पे बात करेंगे इस सेशन में। और इस सेशन में इन विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ होंगी शीबा असलम फहमी, जो पत्रकार हैं, स्कॉलर हैं, कई सारे मसलों पर अपनी राय रखती रही हैं। हमारे साथ होंगे स्टूडियो से विनय सुल्तान इंडिया टुडे के करस्पॉन्डेंट हैं और खुद राजस्थान से ताल्लुक़ रखते हैं। साथ में होंगे हमारे पुरुषोत्तम अग्रवाल जी लेखक हैं, स्कॉलर हैं, आलोचक हैं। कबीर पर इनकी किताब आई है और कई सारे मुद्दों पर ये अपने फेसबुक वॉल पे लंबे समय तक टिप्पणियां करते रहते। जब तक मैं फेसबुक पर जितने समय तक एक्टिव था तब तक मैंने इनको पढ़ा है। और साथ में हमारे होंगे विराग गुप्ता, जो वकील हैं, और साथ में होंगे आनंद चौधरी, इंडिया टुडे से जुड़े हुए। और मैं सबसे पहले रुख करना चाहूंगा, मैं उदयपुर की घटना से शुरुआत करना चाहूंगा। विनय, उदयपुर की घटना जो है, मैंने बीते कुछ समय का टाइमलाइन देखा है। 2017 की घटना हो जब शंभूलाल रेगर का मामला था, उसके पहले अभी 2022 में ही कुछ महीने पहले ही उदयपुर में थोड़ा बवाल देखने को मिला था, इंटरनेट बंद हुआ था, आगजनी वगैरह हुई थी, और अभी ये घटना। तो मिला जुला के उदयपुर का इलाका जो है, क्या इतना टेंस है, इतना ज्यादा तापमान है वहां का? किस तरह की घटनाएं वहां पे कमोबेश सामने आ रही हैं उदयपुर, राजसमंद, इन इलाकों से? विनय, दरअसल सिद्धांत, राजस्थान में एक पूरी पट्टी है। आप ये समझिए, जो मेवाड़ का इलाका है उसमें भीलवाड़ा से अगर आप शुरू करेंगे तो भीलवाड़ा, असिन, भीम का ये इलाका जो है, ये कम्युनली सेंसिटिव कई सालों से रहा है। इसी तरीके से टोंक के पास में एक इलाका है मालपुरा, वो भी कम्युनली सेंसिटिव रहा है, हमेशा से चैलेंजिंग रहा है। कोई भी सरकार हो उसके लिए वहाँ का माहौल जो है उसमें सौहार्द कायम रखना चाहे। और इसी तरीके से उदयपुर में भी उदयपुर सिटी का के साथ इस तरीके की हिस्ट्री जो है इस किस्म की पहले नहीं रही है। मंदिर आंदोलन के समय छिटपुट घटनाएं हुई, वो पूरे देश में हो रही थी इस वजह से। लेकिन आप ये कहें कि वहाँ का कम्युनल टेम्परेचर हाई रहा है या इस तरीके की चीजें रही, या माहौल किसी भी समय बिगड़ सकता है ना, या तनावपूर्ण शांति का दौर जिसको हम लोग बोलते हैं बार बार अखबार में, वो रहा है ऐसा? मतलब उदयपुर को लेके ये परसेप्शन जनरली नहीं रहा है लोगों का। उदयपुर शांत शहर रहा है, और क्योंकि टूरिज्म वहां से जुड़ा हुआ है और गुजरात के टच में है, तो बॉर्डर जिला होने की वजह से इकोनॉमिक एक्टिविटीज का भी हब रहा है वहां पे। मतलब धंधे पानी वाले लोग ज्यादा रहे हैं, तो शांत इलाका माना जाता है बनिस्बत दूसरे इलाकों से। तो उदयपुर की जो घटना हुई है, ये तो उदयपुर में होना थोड़ा सा चौंकाने वाला है, सब हर किसी के लिए। मतलब जो भी राजस्थान से जुड़े हुए लोग हैं उनके लिए। हमको मेरी जो रीडिंग रही है विनय, इसमें कि अलवर वगैरह जैसे इलाके थे, जिसमें एक समय ये था कि हम लोग खबरों में देखते थे कि स्मगलिंग, मतलब कोट अनकोट काउ स्मगलिंग, कैटल स्मगलिंग की खबरें चलती थी और अलवर और इन इलाकों से आती थी। लेकिन उदयपुर को इतना ज्यादा फोकस में नहीं दिखाया जाता था, ना दिखती थी, इतनी खबरें नहीं आती थी। आनंद जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं क्या? आनंद जी, हाँ जी, बिल्कुल। नमस्ते आनंद जी। तो आनंद जी, मेरा सवाल इस पे आपसे है कि जो विनय कह रहे हैं कि राजस्थान के उन इलाकों को, जो मेवाड़ का इलाका है, जिसको काफी क्लोजली वॉच करना पड़ता है सरकारों को और एडमिनिस्ट्रेशन को, कि कोई घटना न घट जाए, क्या कुछ बचाया जा सकता है यहाँ पे, तो उसको ध्यान में रखते हुए मैं ये चाहूंगा कि आप उसमें अगर कोई अपनी तरफ से वैल्यू ऐड करना चाहें। और साथ ही ये भी कि इस घटना के 3-4 दिन बीतने के बाद, शुक्रवार को जब हम एपिसोड शूट कर रहे हैं, इस समय उदयपुर के हालात क्या हैं? आप अभी शायद हो के भी आए हैं वहां से। बिल्कुल सर देखिए कि राजस्थान की जो संस्कृति रही है वो
हमेशा धार्मिक सद्भाव की संस्कृति है। और राजस्थान में लंगा मगनियार जो जाति है, जो मुस्लिम धर्म से आते हैं, लेकिन वो कबीर और मीरा के वंश आते हैं। राजस्थान की कभी ऐसी संस्कृति नहीं रही, लेकिन जब से राजनीतिक दलों ने हिंदूवाद मुस्लिमवाद के आधार पर चुनाव लड़ना किया है, तब से जनता के बीच में ये जहर जो नफरत का है ये बढ़ता गया है। मैं इसको थोड़ा सा, अगर राहत इंदौरी साहब की कविता में थोड़ा सा बदलाव करूं और ऐसे बताऊं आपको कि सरहदों पर बहुत तनाव है क्या, सरहदों की जगह हम शहर को ले लेते हैं, इस शहर में बहुत तनाव है क्या, पता करो कहीं चुनाव है क्या। आप देखिए कि उदयपुर में ये जो घटना है, ये शासन प्रशासन की विफलता तो थी ही, इसके अलावा ये हमारी राजनीतिक पार्टियों के लिए भी बहुत ही शर्म की बात है। शासन प्रशासन वहां जाके असफल हो जाता है जहां आईपीएस और आईएएस अधिकारी जाति और धर्म देखकर लगाए जाते हो, वहां ऐसी घटनाएं नहीं होगी तो और क्या होगा। आपने वहां के 11 थाना क्षेत्रों में कर्फ्यू है 2 दिन से, पूरे प्रदेश में 3 दिन तक इंटरनेट बंद है। आप देखिए कि घटना के बाद में पूरे देश में क्या हाल हुआ है, पूरा देश को एकदम झकझोर के रख दिया है ये ऐसी घटना नहीं। इसको मैं थोड़ा सा अगर उससे बताना चाहूँ आपको, मीर साहब का एक शेर है, बहुत अच्छा शेर है, कर्फ्यू को लेकर उन्होंने कहा है कि किसी की सबे वसल मतलब सुख की रात, मिलन की रात, किसी की सबे वसल सोते कटे है, किसी की सबे हिज्र मतलब दुख की रात रोते कटे है। ये कैसी सब है या इलाही जो न सोते कटे है न रोते कटे है। कर्फ्यू के हालात में यही हालात है। आप देखिए लोग अपने घरों से बाहर नहीं निकल सकते, हमें किस स्थिति में ला दिया रहा। मेरे ख्याल से इस कर्फ्यू, जब मैं भी बिहार गया था, जब अग्निपथ को लेके प्रोटेस्ट चल रहे थे, तो वहां पे लोगों ने हमसे कहा कि सर इंटरनेट बंद करवाना किस बात का उपाय है, इंटरनेट बंद करना किस बात का उपाय है, 144 लगा देना, यहाँ मत जुटो। मतलब वहां पे सीन इतना एक हास्यास्पद भी था कि जो बक्सर और आरा जहां से गंगा नदी बहती है और वहां से बगल में यूपी लगता है, तो लोग नदी के पास आके तट के किनारे, क्योंकि यूपी का टावर पकड़ रहा था, तो वहां पे आके इंटरनेट चला रहे थे और वो ये कहते थे कि साहब बताइए इंटरनेट क्यों बंद कर दिया है। लेकिन मैं इसको, इस बात के बावजूद कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अधिकार में आता है, लेकिन इस बात के बावजूद मैं इस दृष्टि से देखता हूं कि इंटरनेट बंदी वगैरह अगर न किया जाए, सरकारें या प्रशासनिक लेवल पे ये चीजें न की जाए, तो शायद चीजों को, क्योंकि प्रशासन के पास एक ही एजेंडा है, उनको काम करना है, उनको रोकना है, इन चीजों को थामना है, तो शायद वो इसको करने में विफल होंगे। कहीं ना कहीं तक कोई विंडो छूट जाएगा, कोई सुराख खाली रह जाएगा जहां से चीजें लीक होंगी और फिर से मामले के भड़कने की आशंका है। बहरहाल मैं शिवा जी से बात करूंगा। शिवा जी, इस पूरे मामले में उदयपुर की घटना को लेकर एनआईए की कार्रवाई चल रही है, एसआईटी अभी तक जांच कर रही थी राज्य सरकार की, और अब इसमें 2 आरोपी और अरेस्ट हुए हैं आज, मोहसिन और आसिफ। वेपन रिकवर किया जा चुका है। लेकिन इस पूरे मसले में जहां पे हम ये सब खबरें देख रहे हैं कि मोहम्मद गौस जो था वो पाकिस्तान के कराची में जाकर उसने ट्रेनिंग ली थी कोई दावत इस्लामी नाम के संगठन से, और उसके बाद दावत इस्लामी संगठन के बारे में मैंने ये पढ़ा था कि उन्होंने अपना एक टीवी चैनल भी चलाया था। वो 91 या 92 में भारत आए थे और बातचीत करके अपनी ब्रांच खोलने की शुरुआत की थी। शायद साल 81 में कराची में शुरुआत हुई थी दावत इस्लामी की, और वहाँ पर जाके उन्होंने ट्रेनिंग वगैरह ली थी और फिर कई व्हाट्सएप ग्रुप्स में उन्होंने फ़ोटो फैलाई थी। और लेकिन सुप्रीम कोर्ट की आज की टिप्पणी है कि उदयपुर में जो हुआ उसके लिए नूपुर शर्मा जिम्मेदार है, क्योंकि उस पूरे मामले के बैकग्राउंड में नूपुर शर्मा की ही बातें हैं, क्योंकि कन्हैया लाल जो मारे गए इस घटना में, कन्हैया लाल को उन्होंने इसलिए मारा, ये धमकी दी जो उन्होंने अपने शिकायती पत्र में भी लिखा था कि उनके बेटे ने शायद किसी तौर पे फेसबुक पे अपडेट कर दिया था कोई स्टेटस वगैरह, जिसकी वजह से लोग खफा थे। शिवा जी, एक तो ये घटना और उस पर सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है वो तत्कालिक कारण है, जिसको हम कहते हैं चिंगारी लगाना। लेकिन चिंगारी आग बने उसके लिए जो पहले से पूरा स्टेज सेट किया जाता है, जो वहाँ पर पूरा मटेरियल जमा होता है, ये अलग बात है। और जो चिंगारी लगाई है नुपुर शर्मा के बयान ने, और उसके बाद जिस तरह से वो अपने आप को डिफेंड कर रही थी, उस पूरा वो जो एटीट्यूड था,
और पहले भी अगर आप देखें तो ये बड़ा अफसोसनाक है कि पार्टियां जो हैं वो अपने प्रवक्ताओं को कोड ऑफ कंडक्ट नहीं बताती हैं और फिर वो बाद में उनकी तिलांजलि दे देती, उनको बलि का बकरा बना देती, ये अलग बात है। लेकिन वो जो चिंगारी वाली बात है वो अपनी जगह है और सुप्रीम कोर्ट उस तरफ ही बात कर रहे हैं और इसका सम्मान होना चाहिए और इससे सबको हिदायत मिलेगी कि कोई भी पब्लिक में आकर के अनर्गल प्रलाप ना करे। ये तो एक बात है, लेकिन जो ये असहिष्णुता है और ये पूरा जो धार्मिक मामला है, आपको मैं सिद्धांत ये याद दिलाना चाहूँगी और ये मैं आपके शो पर भी पहले कभी कह चुकी हूँ कि देखिए इस देश में बहुत कुछ हो रहा था माइनॉरिटीज़ के ख़िलाफ़, यानी लिंचिंग्स वगैरह भी हो रही थी जिसका भी आपने जिक्र किया, लेकिन कभी किसी मुसलमान ने बदले की कार्रवाई में किसी को एक चांटा भी नहीं मारा था। जब मौत का बदला मौत नहीं लिया जा रहा था तो ये बयान का बदला मौत कैसे हो गया, इसके पीछे जो आइडियोलॉजी है आप उसको समझिए और वो बहुत ख़तरनाक है। वो समझना पड़ेगा, उसको समझे बगैर हम इस मामले को समझ नहीं सकते कि यही मुस्लिम भारत का समाज जो पूरी तरह से इतने साल से सहिष्णु रहा, बुलडोज़र भी चले और लिंचिंग्स भी हुई और हत्याएं भी हुई और कस्टोडियल डेथ्स हुई, एनकाउंटर्स हुए, इन सब पर वो चुप रहता है, लेकिन सिर्फ इसी एक बयान के ऊपर वो इतना बड़ी हरकत हो जाती है, इतना जघन्य अपराध हो जाता है, बल्कि आतंकवादी कार्रवाई हो जाती है। क्यों लगता है शिवाजी ऐसा? हाँ, क्यों हुआ होगा? तो क्यों लगता है आपको कि वहां पे बातें इतनी ज्यादा क्यों बढ़ गई कि वहां पर जाकर उन्हें हत्या करनी पड़े? मैं यहाँ पे विनय को एक सेकंड के लिए इंगेज करना चाहूंगा। मतलब हत्या आप करते हैं विनय, आपने भी लंबे समय तक रिपोर्टिंग की है और मैं जहां तक जानता हूं कन्हैया लाल की हत्या की डिटेल्स जो हैं काफी ज्यादा भयावह हैं। जैसे उन्होंने सिर्फ हत्या ही नहीं की, मतलब चाकू से वार ही नहीं किया, उनकी गर्दन को अलग कर दिया। मतलब जब हम लोग रिपोर्टिंग करने जाते हैं तो अधिकारी हम लोगों से बताते हैं किसी हत्या, किसी इस तरह की चीजों के बारे में कि एक डिफरेंस होता है जब आप झोंक में कोई हत्या करते हैं, आवेग में आकर, किसी गुस्से में आकर कोई हत्या कर देते हैं, या एक मन में एक मोटिव क्लियर करके चलते हैं कि नहीं इसको अंजाम देना ही है। विनय, शिवाजी आऊंगा आपके पास। विनय जी, क्या हत्या का मोटिव जो था इस पूरे तरीके को देखकर कुछ समझ में आता है आपको? हत्या का मोटिव तो मतलब जिस तरीके से आप ये पूरा का पूरा इनका मोडस ऑपरेंडी देखेंगे और उसके बाद में ये लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि हम लोगों ने 5 लोग, दरअसल इस पूरे के पूरे मामले में ये हुआ था कि कन्हैया लाल जो हैं उनकी आईडी से, फेसबुक आईडी से एक पोस्ट शेयर की गई थी और उस दो चीजें थी। कुछ लोग बता रहे हैं कि व्हाट्सएप पे या किसी मैसेज फॉरवर्ड हुए भी लगी हुई थी और वो भी लगा हुआ था कि आप फेसबुक पे कोई पोस्ट भी की गई थी। दो चीजें पोस्ट जो की गई थी उसको कुल और जमा 6 लोगों ने शेयर किया था कन्हैया लाल की पोस्ट को, तो इन लोगों ने बाकी 6 लोगों को भी इस तरीके से आइडेंटिफाई कर रखा था। जो अपने वीडियो में वो बोलते हैं कि सेक्टर 18 वाला है उसको भी मत छोड़ना, 11 वाला है, समथिंग ऐसे जो हत्या करने के बाद में ये लोग जो पोस्ट कर रहे हैं। फिर इनकी जो प्लानिंग अभी इनिशियली अभी तो प्रीमेच्योर है कुछ भी कहना, इन्वेस्टिगेशन चल ही रही है, लेकिन अभी तक जो हमारे पास में जो जानकारी छन के आ रही है उसमें ये था कि ये लोग अजमेर शरीफ जाके वीडियो बनाने वाले थे, तमाम सारे उसी क्रम में ये लोग पकड़े गए। तो इसका पूरा का पूरा, और अगर शिवाजी मेरे को करेक्ट करें तो ये मेरा ही स्पेकुलेशन है, तो जिस तरीके का खंजर गौस के हाथ में था उसको कुछ जुल्फिकार की शक्ल देने की कोशिश की गई थी, जो उन्होंने खुद क्राफ्ट भी किया था। हाँ, जो खुद क्राफ्ट किया हुआ है और उसको थोड़ा सा जुल्फिकार की शक्ल देने की कोशिश की गई थी। जुल्फिकार जो हमारे दर्शक नहीं जानते हैं, वो पैगंबर मोहम्मद की तलवार का नाम था जुल्फिकार, जो कि जिसके बारे में कहा जाता है कि वो आगे से 2 मुंह की हुआ करती थी। उस तरीके का कुछ ना कुछ उन्होंने खंजर को भी उसी तरीके से डिजाइन करने की कोशिश की। ये इसके ऊपर मैं शिवाजी से बाद में भी बात कर लूंगा कि मेरा ये स्पेकुलेशन है अभी तक कि वो पूरा का पूरा एक सिंबोलिज्म आपको उस पूरी की पूरी घटना में समझ में आता है कि हम लोगों ने ये कर दिया, हम लोगों ने वो कर दिया, हमारी पूरी जिंदगी रसूल पाक के लिए। तो यहाँ एक सवाल ये भी है कि ये जो घटना इन्होंने की, इसमें इन लोगों से या इस तरीके की मानसिकता के लोगों से मेरा यही सवाल है कि ये जो इस तरीके का आप हत्या कर रहे हैं, तो इससे क्या रसूल के शान में 4 चांद लग जा रहे हैं क्या? ये इस तरीके की जो घटनाएं आप कर रहे हैं, चाहे वो मतलब आपका किसी भी तरीके से ब्रेन वॉश हो, आप जिस तरीके से बात कर रहे हैं, जो सारी तमाम चीजें कर रहे हैं, ये इस पूरे मसले का, इस पूरी नफरत का ये हल है क्या आपके पास में? हाँ शिवाजी, ये सवाल मतलब ये उठ रहा है कि क्या इतना सुनियोजित होना चाहिए, इतना प्लान होना चाहिए कि आप हथियार भी क्राफ्ट करें,
आप लोगों को आइडेंटिफाई भी करें, आप मर्डर इतने हीनियस तरीके से करें कि वो मतलब उसकी डिटेल बार बार आप शेयर करने से बचना चाहें, पत्रकार उसको देखकर घबरा जाएं। क्या जो आप कह रही हैं कि विरोध का मतलब विरोध होता था, बयान का मतलब बयान होता है, लेकिन बयान का मतलब हत्या नहीं होता है, तो चीज़ें इतनी ज़्यादा कैसे टूट गई? यहाँ पर मैं थोड़ा सा समझ चाहूँगा इस पे आपसे। सिद्धांत, मैं यही तो कह रही हूँ कि ये समाज जो बाकी सब कुछ बर्दाश्त कर रहा था, वो इस एक बयान के ऊपर ऐसा उद्वेलित हो जाए या इस तरह की घटना अंजाम देता है, तो इसके पीछे के इंडोक्ट्रिनेशन पर बात होनी चाहिए। ये तो एंड प्रोडक्ट हैं, जो ये दो अपराधी हैं, ये तो एंड प्रोडक्ट हैं, और इस तरह के जहन किस तरह बनाए जाते हैं, उनकी जहन साजी कैसे की जाती है, इस पर ही तो बात करनी चाहिए हमारे समाज को। और यही ज़रूरी है कि हम उन लोगों से सवाल करें जो आज तंजीमें चलाते हैं, धार्मिक तंजीमें चलाते हैं, और आज इसकी बड़ी मजम्मत कर रहे हैं और कह रहे हैं इस्लाम में इसके लिए कोई जगह नहीं है। उन लोगों से पूछिए कि इसके आगे बढ़ करके आप अपने यहाँ क्या सुधार करेंगे, कैसे ये इंश्योर करेंगे कि दोबारा इस तरह की घटना ना घटे। एक मुसलमान अपने ऊपर किसी भी तरह की कोई चीज़ जब बर्दाश्त करता है, लेकिन एक बयान पर इतना उद्वेलित हो जाता है, तो वो जो इंडोक्ट्रिनेशन है उसके ऊपर सवाल उठाइए। देखिए, मैंने तो अपने कॉलम में 2009 से इस पर लिखा है। एक पाकिस्तानी स्कॉलर हैं जावेद अहमद गांधी साहब, आप उनको सुनिए, उन्होंने बाकायदा बताया है मदरसों में किस तरह का इंडोक्ट्रिनेशन हो रहा है, और जब तक वो होता रहेगा, जब तक वो सिलेबस मदरसों में चलता रहेगा, ये जो ख़ास तरह का एक तरीक़ा है बदला लेने का या सर तन से जुदा वाला जो पूरा इंडोक्ट्रिनेशन है, ये होता रहेगा। और इस पर हमारी सरकारें, हमारे जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, उस पर बात नहीं कर रहे हैं। इसको सिर्फ अपराध की तरह मत देखिए, ये सिंपल अपराध है ही नहीं। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो बात सही है, लेकिन उसके लिए पूरी तैयारी कहीं जहन बने बैठे हैं ना कि अगर मौका मिलेगा तो ये हम कर गुजरेंगे, उस पर बात होनी चाहिए। अच्छा, और हाँ बताएं। मदरसों पर आप देखिए, एक बहुत बड़ी दुर्घटना भारत के समाज में ये हुई कि एक बिल्कुल आज़ादी की पैरोकार और बगावत की पैरोकार ज़बान उर्दू, जिसमें गालिब से लेकर साहिर तक और जॉन एलिया तक ने बगावत की शायरी की, उसमें उन्होंने अल्लाह की ज़ात से लेकर के हर तरह की अथॉरिटी पर सवाल उठाया। उस ज़बान को आज सेकुलर स्कूलों से खारिज कर दिया गया है और वो मदरसे उसके मुहाफिज हो गए हैं। अब मदरसों में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा, हमें तो खैर, मैं जानती हूँ ज़बान को, लेकिन बाकी जो पूरा समाज है, जो भारत की ज़बान एक जिसको जाननी चाहिए थी और समझना चाहिए था, उसको पता ही नहीं है। तो वहाँ पर भी जा कर के आपको अब चेक करना पड़ेगा कि वहाँ क्या पढ़ाया जा रहा है। अभी मैंने देखा 1 महीना पहले भी और अभी शायद दोबारा आरिफ मोहम्मद खान साहब ने इस बात की तरफ इशारा किया कि जो निसाब है मदरसों में, आप उसको चेक करिए। तो ये काम हम कब करेंगे? कब हम ये देखेंगे कि 14 साल से 12 साल से कम उम्र के बच्चों को क्या सिखाया जा रहा है मदरसों में? तो ये इस इंडोक्ट्रिनेशन के सवाल को हल्के में मत लीजिए, क्योंकि इसका बुरा असर ये हो रहा है कि अब बाकी के समाज, भारत का हिंदू समाज भी अब उसी तरह की प्रतिछाया में तब्दील होता जा रहा है। वहाँ पर भी असहिष्णुता बढ़ रही है। इस्लाम तो इन लोगों के लिए हमेशा से खतरे में था, लेकिन अब हिंदू धर्म भी खतरे में आने लगा है। तो ये जो धर्म बचाने वाले जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, चाहे वो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड हो या चाहे दूसरे ऑर्गेनाइजेशन हो, किसी भी धर्म के हो, इस पर सवाल उठाइए और देखिए। आप ये समझ लीजिए, जब तक इस तरह के ऑर्गेनाइजेशंस रहेंगे, अपने आप को ये जिंदा रखने के लिए और जवाब पैदा करने के लिए ये बताते रहेंगे कि फला धर्म खतरे में है, और जब तक धर्म खतरे में रहेगा, धर्म को बचाने वाले रहेंगे। ये एक विशियस साइकिल है, इसको तोड़ना चाहिए। कोई धर्म इस देश में खतरे में नहीं है, ना इस धरती पर खतरे में है। हर धर्म हर देश में आराम से जी सकता है, लेकिन इन जो विजिलेंटे ग्रुप्स हैं, इनसे धर्म को बचाने की बहुत ज़रूरत है। चलिए, तो मेरे पास एक सवाल शिवा जी आपके लिए है, मैं उसको बाद में पूछूंगा। मैं मदरसों पे ही है कि मैं जिहाद के जवाब में कहीं आज पढ़ रहा था, सोशल मीडिया पे था, जिहाद के जवाब में मदरसों में इस्तिहाद नाम की कोई बात है, हाँ, उसको क्यों नहीं पढ़ाया जाता, मैं बात करूंगा। लेकिन मैं पहले पुरुषोत्तम जी से बात करूंगा। पुरुषोत्तम अग्रवाल लेखक हैं, आलोचक हैं, अकद कहानी कबीर की नाको तमाम किताबें उनके नाम हैं। पुरुषोत्तम जी, शिवा जी ने जो बात कही कि तमाम धर्म जो हैं वो अपने आप को संकट में महसूस कर रहे हैं, और ये बहुत मतलब ऐसी बात नहीं है जिसको किसी दबी जबान से कहा जाए। धर्म संकट में है सर, और धर्मों को ये डर लग रहा है कि अगला धर्म जो है वही उन्हें खाने दौड़ रहा है।
लेकिन ये बात जो है, धर्म पर बात करने की बात जो है, धर्मों पर सवाल उठाने की बात जो है, धर्मों की डॉक्ट्रिन्स पे, उनकी शिक्षाओं पर, उनकी किताबों पे, किताबों में जो दर्ज किया जा चुका है, उनकी जो बात की जा रही है, ये बात होनी बंद क्यों हो गई? मतलब हम ये देखते हैं बीते समय में ये बातें अब नहीं हो रही हैं, और ये बीते 7 साल, 8 साल, 10 साल का नहीं, एक लंबा वक्फा है। क्या बातें होनी बंद हो गई जिस वजह से वो बहस का दौर खत्म हुआ कि जहाँ पे कुछ स्पार्क होता था, कुछ और बातें होती थी, कुछ चीज़ें कम से कम इतनी निशंस नहीं होता था समय हमारा? सर, मुझे थोड़ा समय दीजिएगा क्योंकि आपने बहुत कई सवाल एक साथ पूछे हैं जिनमें थोड़े विस्तार की जरूरत है। जरूर सर। मैं अपनी बात शुरू करूंगा। आपके जयपुर के संवाददाता, आपके हमारे मित्र, वो मीर का एक शेर कोट कर रहे थे। संयोग से मुझे भी मीर का एक शेर याद आता है जो आज की हालत पर एकदम मौजूद बैठता है, और वो कुछ इस तरह से है कि किन नींदों सोती है चश्मे गिरिया नाक, मिजगा तो खोल इस शहर को सैलाब ले गया। अपने निजी दुख में डूबी हुई आंख तो किन नींदों सो रही है, जरा पल के खोल शहर को सैलाब ले जा चुका है। मिजगा तो खोल शहर को सैलाब ले गया। तो ये जो सैलाब ले गया है, ये कोई एक दिन में नहीं पैदा हुआ है। इंडोक्ट्रिनेशन की बात की गई और सही बात की गई। इंडोक्ट्रिनेशन लेकिन केवल मदरसों और स्कूलों में नहीं होता, इनफॉर्मल इंडोक्ट्रिनेशन भी होता है। और इस समय अगर इंडोक्ट्रिनेशन का सबसे खतरनाक सोर्स कोई है तो वो टेलीविजन। आप सुप्रीम कोर्ट के आज की टिप्पणियों का जिक्र कर रहे थे, मैं लगातार ट्विटर पर देख रहा हूँ, लाइव लॉ जैसी सम्मानित साइट पर सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी ये भी की है कि जिस एंकर के पूछने पर नूपुर जी ने इस तरह भड़ककर जवाब दिया, उस एंकर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी। अब देखने की बात यह होगी कि जिस सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की, इसी सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणियों के आधार पर तीस्ता सीतलवाड़ को अंदर कर दिया, वो नूपुर शर्मा का और एंकर साहब का या साहिबा का क्या करें। दो टूक बात करने की जरूरत है हर बात में। बिल्कुल सही कहा। आप जो बात कह रहे हैं इंडोक्ट्रिनेशन की, सही है। जब किसी भी समाज या धर्म के नेता लोगों को लोकतंत्र का मतलब केवल ये समझाएंगे कि लोकतंत्र का मतलब यह है कि आप तथाकथित वोट बैंक के नाम पर या तथाकथित मेजॉरिटेरियनिज्म के नाम पर अपनी मनमानी करते रहिए, लोकतांत्रिक वैल्यूज का अपने आप में कोई मतलब नहीं। अगर यही आप लोगों को समझाते रहेंगे तो दोनों तरफ से जो हो रहा है वो होगा। यानी इस तरह की हिंसा की निंदा की गई, इमाम बुखारी साहब ने भी की, ओवैसी साहब ने भी की, बहुत अच्छी बात है। लेकिन सवाल ये है कि ये जो मानसिकता है जो इस तरह का नारा पैदा करती है कि गुस्ताखे रसूल की सजा क्या, सर धड़ से जुदा क्या जुदा, इस तरह के नारे कैसे बर्दाश्त कर सकती है कोई कम्युनिटी या कोई भी समाज? और उसी के साथ में ये भी सवाल पूछूंगा कि इस तरह के नारे कोई कम्युनिटी और कोई समाज कैसे बर्दाश्त कर सकता है कि देश के गद्दारों को गोली मारो। तो लोकतंत्र के नाम पर वायलेंस के जस्टिफिकेशन का जो इडियम हम लोगों ने स्वीकार किया है, और उसमें होता यह है कि जब हमारी सुविधा होती है, जब हमारी तथाकथित हमारे पक्ष की ओर से हिंसा होती है तो जायज हो जाती है दूसरे पक्ष की ओर से हिंसा ना जाए। अब सवाल यह है कि जैसे ये भयानक कांड हुआ, कन्हैया लाल जी की हत्या हुई, उसका वीडियो बनाया गया, ऐसा ही भयानक कांड वो था शंभू सिंह ने जो किया था, शंभू सिंह रैगरिया जो भी उस व्यक्ति का नाम था, और उसके बाद मैंने सुना है कि उसकी जुलूस में झांकियां निकाली गई। तो ये जो समाज में पागलपन फैल रहा है, समाज में ये पागलपन अपने आप नहीं फैल रहा। जिस सैलाब की मैं बात कर रहा था जो शहर को बहाए ले जा रहा है, वो कहीं नेचर से नहीं पैदा हो गया, वो पॉलिटिकल प्रोजेक्ट के तहत पैदा हुआ है, वो पॉलिटिकल प्रोग्राम के तहत पैदा हुआ है। और इसलिए मैं पिछले कई सालों से ये मानता रहा हूं कि कम्युनलिज्म की पॉलिटिक्स अपेरेंटली एक दूसरे के खिलाफ दिखती है। ऐसा लगता है कि हिंदू कम्युनलिज्म वर्सेस मुस्लिम कम्युनलिज्म। एक बात बहुत अच्छी तरह से समझ लीजिए कि कम्युनलिज्म चाहे वो किसी भी मजहब के नाम पर किया जा रहा हो, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई, सिख, व्हाटएवर, हर कम्युनलिज्म बेसिकली डेमोक्रेटिक वैल्यूज के खिलाफ है, और इसीलिए डेमोक्रेटिक इंक्लूसिव आइडिया ऑफ इंडिया के खिलाफ। ये मैं दुनिया भर के प्रसंग में कह रहा हूं, केवल भारत के प्रसंग में। अमेरिका में अगर आप देख लें तो जो ट्रंप साहब जिन लोगों के बीच लोकप्रिय हैं और जिनके आधार पर वो चुनाव जीते थे, उनकी हकीकतें अब धीरे धीरे अमेरिकन सीनेट की कार्रवाई में खुल रही।
कि किस तरह से पूरा क्रिश्चियन फंडामेंटलिज्म का प्रचार करके उसको कॉमन सेंस बना के अमेरिका को एक लगातार तनाव के माहौल में डालने की कोशिश की गई। वही हमारे यहाँ चल रहा है, वर्षों से चल रहा है, और उसमें मीडिया बहुत ही शर्मनाक रोल प्ले कर रहा है। इसलिए जब तक आपको इंडॉक्ट्रिनेशन के फॉर्मल इनफॉर्मल सभी सोर्सेस को एड्रेस नहीं करेंगे, जब तक आप हर धर्म के लोगों को ये समझने के लिए, मैं जानबूझ के शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, ये समझने के लिए मजबूर नहीं करेंगे कि डेमोक्रेसी का मतलब मनमानी नहीं होता। डेमोक्रेसी का मतलब इंस्टीट्यूशंस और नॉर्म्स का सम्मान करना होता है। डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं होता कि आप महीन धार्मिक मुद्दों पर और संवेदनशील मुद्दों पर टेलीविजन पर निहायत लापरवाही और बेहूदगी से बयान दें। ये मतलब नहीं होता डेमोक्रेसी का। पैगंबर मोहम्मद की जिंदगी क्या थी, कैसी थी, उन्होंने क्या किया, क्या नहीं किया, ये सब टेलीविजन डिबेट में डिस्कस होने वाले मुद्दे नहीं है। उसी तरह मूर्ति पूजा सही है, गलत है, अवतार को मानना ठीक है या नहीं है, ये टेलीविजन डिबेट में हल होने वाले मुद्दे नहीं जी। और इसलिए इस मामले में जो अभी हमारे सामने है, उसमें अगर कोई रास्ता हो सकता है तो केवल ये हो सकता है कि आप हर तरह के फंडामेंटलिस्ट, हर तरह के वायलेंट इंडॉक्ट्रिनेशन का विरोध करें, जिसमें मदरसे भी शामिल हैं, जिसमें धार्मिक और राजनीतिक संगठन भी शामिल हैं, और जिसमें माफ कीजिएगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी बड़ी हद तक शामिल है। आप ये देख सकते हैं सोशल मीडिया पर निजी बातचीत तक में लोगों ने सेल्फ सेंसरशिप लागू करना शुरू कर दिया। जैसी स्थिति इमरजेंसी में थी कि नाई की दुकान पर या रेस्तोरां में लिखा रहता था कि पॉलिटिक्स पे बात करके अपना समय बर्बाद ना करें। मेरा ये अपना निजी अनुभव है, आपका हो सकता है, नहीं हो सकता है। मेरा अपना निजी अनुभव है कि रेस्तोरां वगैरह में अगर आप पॉलिटिकल बातचीत करने लगे और 6-7 लोगों के साथ बैठे हों तो उनमें से कोई धीरे से कहता है कि यार ये बातें यहाँ मत करो, पॉलिटिकल बातें यहाँ मत करो, इतनी जोर से मत। तो वो सेल्फ सेंसरशिप तो लागू हो रही है। जहां तक हिंदी लेखक का सवाल है, उसमें से कुछ अपवादों को अगर छोड़ दें तो प्रेमचंद के जमाने से आज तक हिंदी का एक लेखक होने के नाते मैं इस बात पर गर्व कर सकता हूं कि हिंदी का अधिसंख्य लेखक समाज, हिंदी के 90% लेखक अपने तमाम मतभेदों और झगड़े झंझटों के बावजूद तानाशाही और सांप्रदायिकता के खिलाफ निरंतर बोलते रहे हैं, निरंतर लिखते रहे हैं, आज भी लिख रहे हैं। चलिए, ये तो पुरुषोत्तम जी। मैं विराग जी का रुख करता हूं, इस मुद्दे पे लौटेंगे। विराग जी वकील हैं और विराग जी जुड़े हैं हमारे साथ इस समय। जी सर, नमस्ते। नमस्कार सर, हमारे पास एक मसला है जिसके बारे में एक बाइनरी ड्रॉ की जा रही है। नुपुर शर्मा का केस आज फिर से जिंदा हो गया सुप्रीम कोर्ट में, और उनके बरक्स रख के देखा जा रहा है मोहम्मद जुबैर का केस। मैं यहाँ पे लीगैलिटी पे थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहता हूँ, क्योंकि लोग कह रहे हैं कि साल 2018 की फोटो थी, उसको साल 2018 का ट्वीट था जो कि उन्होंने ओरिजिनली कंपोज भी नहीं किया था। ऋषिकेश मुखर्जी की फिल्म थी, उसका उन्होंने वो सब लगाया था, स्क्रीनशॉट वगैरह उसके एक सीन का। लेकिन जो दो धाराएं हैं जिन पर नुपुर शर्मा पे भी केस हुआ, 153A और 295, और कहा गया कि जुबैर को जेल में डाला गया लेकिन नुपुर शर्मा बाहर हैं। सर, ये बाइनरी कितनी सही है? विराग जी, मैं जानना चाहता हूं ये बाइनरी कितनी सही है? इन धाराओं में जुबैर को पर जो चार्जेस लगाए गए हैं वो कितने सही है? इसका जो टेक्निकल पहलू है, विराग जी। देखिए सिद्धांत जी, जुबैर का मामला अभी वो हाई कोर्ट में जा रहे हैं अपने अपील लेकर के जी, और आज सुनवाई है वहां के बारे में। आपको मेरी आवाज आ रही है? जी। देखिए सिद्धांत जी, जुबैर के मामले में हाई कोर्ट में मामला जा रहा है अपील में, और नुपुर शर्मा के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की है और टेलीविजन डिबेट वगैरह के बारे में टिप्पणी की है। और उनका ये भी कहना था कि जो मामले अदालत में विचाराधीन है उन पर बहस नहीं होनी चाहिए, इसलिए मैं व्यक्तिगत मामलों पर कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। पुरुषोत्तम जी ने बहुत ही बढ़िया तरीके से उसके सामाजिक और दूसरे पहलू पर जिस तरीके से चर्चा की है, तो मैं आपकी बातों का जवाब कानून और तकनीकी इन दोनों तरीके से देने की कोशिश करूंगा, जिससे कि ऐसे अनेक मामलों के समाधान या उनके जवाब देने में मदद मिल सके। तो ये जो डिजिटल एज है, जो तकनीकी है, ये पूरी बात है, अभिव्यक्ति की जो पूरी बात चल रही है, ये सोशल मीडिया के माध्यम से ही पूरी प्रॉब्लम की जड़ है। और इस सोशल मीडिया के अगर 3 स्टेक होल्डर्स आप देखें तो जनता,
सरकारी एजेंसियां और ये कंपनियां तो जनता के लिए एक फ्री का लंगर है। तो एक बेरोजगार जनता या एक जिनके पास कोई काम नहीं है उनके हाथ में व्हाट्सएप है और उस लंगर में उन्होंने जो भी जिसके मन में आ रहा है कर रहा है और बहुत आसान होता है उनको अपने हिसाब से मनमाफिक तरीके से ट्विस्ट करना। और अगर हम सरकार की बातें उसको देखें, सरकार की सारी बातों को देखें तो उनके लिए पंचतंत्र का हाथी है और पंचतंत्र के हाथी में उन्हें ये नहीं पता कि सूंड कहाँ पर है, पैर कहाँ पर है, पूंछ कहाँ पर, कैसे क्या है। और उस माहौल में ये कंपनियां हैं जो अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर कानून के दायरे से बाहर रखने की कोशिश करते हैं। अब आपने जो सवाल पूछा तो वहां पर आता हूं मैं कि पुलिस की अगर बात करें तो बहुत सारे मामलों में मनमाफिक तरीके से पुलिस कंप्लेनेंट हो जाती है, शिकायतकर्ता बन जाती है और बहुत सारे मामलों में शिकायत होने के बावजूद भी वो एफआईआर लॉन्च नहीं करती है। ये एक जो दिक्कत है, मल्टीपल एफआईआर लॉन्च हो जाती हैं क्योंकि प्लेस ऑफ ऑफेंस कहां पर है उसके बावजूद मल्टीपल एफआईआर लॉन्च हो जाती है। और जब हम पुलिस की बात, क्योंकि पुलिस के ऊपर एक अदालतें हैं और अदालतें उन बातों पे विवेचना किए बगैर या तो रूटीन रिमांड दे देती हैं या बेल के लिए लोगों को करना पड़ता है। किसी मसले पर तुरंत बेल मिल जाती है, बाकी मसलों पर बेल नहीं मिलती है। तो मुझे लग रहा है कि न्यायिक तरीके से एक अलग स्थिति है जो कि बहुत सुखद नहीं है। अब हम अगर इसको सरकार के लिहाज से देखें तो आज से 6-7 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने 66A खत्म कर दिया था। वो मैं समझता हूँ कि सबसे गलत निर्णय था। यहीं पर गलत तरीके की पूरी एक जो वैचारिक बहस चलती है, यहाँ पर जब 66A खत्म हुआ था तब मैंने इस बात का विरोध किया था कि 66A के जो प्रोविजंस हैं वो आईपीसी के भीतर हैं और आईपीसी की मिरर इमेज है। तो आपने मिरर को तोड़ दिया लेकिन असली है। तो 66A खत्म होने का खामियाजा क्या हुआ कि अब मनमाफिक तरीके से जब जिसके मन में आता है गलत सही सेक्शंस में एफआईआर दर्ज कर देता है। वो इवन सेडिशन के चार्जेस भी लग जाते हैं, सारी चीजें। मेरा व्यक्तिगत तौर पर मानना यह है कि सोशल मीडिया की अभिव्यक्ति के आधार पर अगर कोई आहत होता है तो व्यक्तिगत तौर पर उसको शिकायत दर्ज करानी चाहिए, डिफेमेशन का केस फाइल करना चाहिए और अगर संगठित अपराधी है तभी उसके खिलाफ शासन को, राज्य को उसके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। ये एक चीज है। दूसरी चीज ये है कि नए ड्राफ्ट आईटी इंटरमीडिएट रूल सर्कुलेशन में आए हैं जिसके हिसाब से 24 घंटे की समय सीमा को बढ़ाकर 72 घंटे किया जा रहा है। देखिए दिलचस्प बात यह है कि जिस जमाने में सरकार नहीं आई थी उस जमाने में गोविंदाचार्य मामले में दिल्ली हाईकोर्ट में इस मैटर को हमने आर्गू किया था कि सोशल मीडिया पोस्ट पर किस तरीके की शिकायत दर्ज होनी चाहिए, किस तरीके की पुलिस की कार्रवाई होनी चाहिए और शिकायत अधिकारी की नियुक्ति का प्रावधान हुआ। आज की तारीख में 3 अधिकारियों को इन कंपनियों को नियुक्त करना है, शिकायत अधिकारी, कंप्लायंस ऑफिसर और नोडल ऑफिसर। अगर आज मेरा या आपका या पुरुषोत्तम जी का कोई गलत फेसबुक अकाउंट बना ले तो आपके पास कोई रेमेडी नहीं है। आज अगर कोई व्यक्ति गलत कोई अगर पोस्ट अगर ट्विटर या फेसबुक में कर रहा है तो आप सीधे एफआईआर के बारे में क्यों जाना चाहते हैं? हर चीज को सिविल ऑफेंसेस को क्रिमिनल बनाने का जो तरीका है ये तरीका ही गलत है। सही व्यक्ति हो, विरोधी व्यक्ति हो, अच्छा व्यक्ति हो, गलत व्यक्ति हो, इस बात का फैसला एफआईआर से नहीं होना चाहिए। अभिव्यक्ति के मामलों में मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, अभिव्यक्ति के मामलों में पहले नंबर पर बहुतायत मामलों को तुरंत कंप्लेंट का सिस्टम होना चाहिए। इन कंपनियों का, चाहे फेसबुक हो, चाहे ट्विटर हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे इंस्टाग्राम हो, सरकार को खरबों रुपए का विज्ञापन देती है। ये कंपनियां और सरकार हर प्लेटफॉर्म का ग्रीवांस ऑफिसर का मोबाइल नंबर, उसकी ईमेल आईडी और उसके टोल फ्री नंबर को पब्लिसाइज करना चाहिए जिससे कि किसी को कहीं पर भी भावनाएं आहत होती हैं तो लोग बता सकें इस मामले पर अगर आपने इसकी पोस्ट को ऑब्जेक्शनेबल है तो दूसरी भी है, जिससे कि सोशल मीडिया में एक सफाई का माहौल बने। क्योंकि ग्रेशम सलाह है, ग्रेशम सलाह ये होता है खोटे सिक्के अच्छे सिक्कों को प्रचलन से बाहर कर देते हैं। जो डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म एक अभिव्यक्ति की आजादी के नाम पर आए थे, आज वहां पर बुद्धिजीवी लोग, सेंसिबल लोगों को वहां पर एक टारगेटेड तरीके से आईटी सेल्स के माध्यम से उनको बाहर किया जाता है। और ये आईटी सेल कौन है? ये आईटी सेल जो कंटेंट जो सर्कुलेट कर रहा है, जो रीट्वीट कर रहा है, आप उसके खिलाफ एफआईआर करते हैं। पूरे हिंदुस्तान में एक भी मामला बताइए कि ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट बनाने वाली किसी फैक्ट्री पर छापा पड़ा हो? वो फैक्ट्री सारे लोग चला रहे हैं, वो हर विचारधारा के व्यक्ति चला रहा है
और वो जो संगठित अपराध है उस संगठित अपराध के खिलाफ एक्शन नहीं लेंगे। और ये संगठित अपराधी डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के लिए एक दूध देने वाली गाय है, एक दूध देने वाला एक पूरा एक बहुत बड़े मुनाफे का प्लेटफॉर्म है। और उस संगठित अपराध और डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के उस नापाक रिश्ते को अगर हम जब तक खत्म नहीं करेंगे तो ये छोटी छोटी बातों पर ही हम उलझे रहेंगे। मैं समझता हूं संगठित तरीके से लोगों के दिमाग को कुंद करने का, लोगों को छोटे छोटे मुद्दे में उलझाने का और विचारधारा पर बहस अच्छी बात है, लेकिन सीधे हिंसक प्रवृत्ति पैदा करने की जो ये पूरी एक है चेष्टा, इस चेष्टा के पीछे समाज है, उस समाज के पीछे तकनीक का योगदान है, कानून का फेल्योर है, सरकारों का फेल्योर है। आज इन सारी चीजों को रोकने के लिए WCD मिनिस्ट्री, ट्राई ने, संसदीय समिति ने, सरकारों ने हर तरीके के प्रयास किए, लेकिन आज तक एक भी इन कंपनियों को नहीं पता है कि कौन सा वीडियो गलत है। उसके बावजूद भी आज तक इन कंपनियों के खिलाफ एक भी पेनल्टी लगी भारत में, विदेशों में, यूरोप में, अमेरिका में इन कंपनियों के खिलाफ अरबों डॉलर की पेनल्टी लगती है। तो ये एक नापाक रिश्ता है, जिस रिश्ते में एक तरीके से लोगों को उन्मादी बनाया जा रहा है। मतलब आप कह रहे हैं कि एक काफी विशियस साइकिल है जिसमें सब फंसे हुए हैं। विराग जी, मेरा एक छोटा सा सवाल है यहाँ पे इस पूरे केस में कि आज मैं इंडियन एक्सप्रेस की एक खबर पढ़ रहा था, उसमें लिखा था, क्योंकि कल भी हमने इस खबर को काफी फॉलो अप किया था, जब एक जिस अकाउंट से रिपोर्ट किया गया था मोहम्मद जुबैर का वो ट्वीट 2018 का, केस स्पेसिफिक नहीं हो रहा हूं, लेकिन मैं यहाँ पे उस केस के लूप होल्स और पुलिस की तैयारी पर मैं थोड़ा सा एक थोड़ा सा एनालिटिकल तरीके से देखना चाह रहा हूं कि वो अकाउंट डिलीट हो गया, ठीक है, लेकिन वो अकाउंट रात आते थे, जिस अकाउंट ने उस ट्वीट को रिपोर्ट किया था, वो अकाउंट रात शाम आते आते रीसर्फेस हो गया, ठीक है। अब इंडियन एक्सप्रेस की खबर है, उन्होंने कहा है कि ये अकाउंट की जानकारी है, पुलिस ने कोर्ट में ये कहा, लेकिन साथ ही ट्विटर को ये पत्र भी लिखा कि इस अकाउंट के बारे में, इसके IP लॉगिन डिटेल्स, इसके मिनट्स, इसके पता, इसका नाम जो भी बनाया, उसके बारे में हमें जानकारी चाहिए। तो क्या पुलिस की भी इस तरह के केसेस में, उदाहरण के तौर पे अगर इसको ही रखें, तो क्या इस तरह के केसेस में तैयारी अधूरी है? बिकॉज एक जल्दबाजी है वहां पे लोगों को जेल में लेकर आने की, लोगों को थोड़ा सा अपने, मतलब मैं बनारसी में कहूं तो गियर में रखने की। सिद्धांत जी, मैं आपका प्लेटफॉर्म बहुत ही संजीदा प्लेटफॉर्म है जी, और मैं सामान्यतः अवॉइड करता हूं, लेकिन आपके प्लेटफॉर्म पर बहुत अच्छे लोग सुनते हैं। मैं एक बहुत गंभीर विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहा हूं कि बार बार बोला जाता है कि शिकायत का निवारण भारत में हो सकता है। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं कि पुलिस अधिकारी फेसबुक या ट्विटर के किन लोगों से बात करते हैं? क्या हर बार वो विदेश में बात करते हैं, भारत में बात करते हैं? अगर ये ट्विटर के जिस अकाउंट की आप बात कर रहे हैं, या कल के दिन किसी को भी किसी के बारे में बात करनी है, तो क्या वो भारत में हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसके जो तार हैं, ट्विटर के अकाउंट है या नहीं है, ट्विटर का किसी का अकाउंट, किसी का दुरुपयोग हुआ है नहीं हुआ है, इस बारे में जो कमांड सेंटर है वो भारत है कि अमेरिका है, ये पहली बात है। दूसरी बात, मैंने आपसे पहला सवाल ये प्रश्न किया था कि ऐसे मामलों पर पुलिस सेलेक्टिवली कंप्लेनेंट कैसे बन सकती है, कि किसी मामले में अगर पुलिस के पास बहुत सारी चीजें, फिर भी पुलिस कंप्लेंट शिकायत दर्ज करती है, दूसरे मामले में शिकायत दर्ज कर लेती है, छाछठ खत्म होने के बाद ये चॉइस है कि किस धारा में, किस FIR में आप गंभीर किसी का अपराध दर्ज कर लें, किसी चीज को 3 साल की कम सजा वाले मामलों में दर्ज कर लें। तो प्रश्न सिर्फ इस बात का है कि क्या भारत में पहले नंबर पर ब्लू टिक सभी को क्यों नहीं मिलनी चाहिए? KYC कराना क्या उनकी उत्तरदायित्व तो नहीं है? और दूसरे नंबर पर जो बोगस अकाउंट्स हैं, जो ये सारी चीजों को IT सेल चलाते हैं, जो रोबोट्स के तरीके से जो पूरे काम करते हैं, उन बोगस अकाउंट्स को बंद करने के बारे में जब इन कंपनियों को पता है कि क्योंकि ये जो पूरा अपराध का जो पूरा ये तंत्र चल रहा है, बहुत सारे मामलों में आता है कि पाकिस्तान से उसकी जड़ें हैं, बहुत सारे मामलों में आता है कि ये लोग उसको आगे बढ़ा रहे हैं, तो वो जो जड़ है, वो जो संगठित तंत्र है, उस संगठित तंत्र को तोड़ने के लिए सरकारों ने और डिजिटल मीडिया कंपनियों ने क्या प्रयास किया? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है इसके पीछे 2 मकसद हैं। पहला मकसद है बड़ा मुनाफा, और दूसरा मकसद है कि लोकतंत्र में लोग विवेक सम्मत तरीके से सोच नहीं सकें और उनको छोटे छोटे मुद्दों में उलझाया जा सके। चलिए विराग जी, आखिरी 10 मिनट में उदयपुर की घटना पे लौटता हूं। 2-3 सवाल मेरे बचे रह गए हैं, आनंद जी से भी, विनय से, आपसे भी और शिवा जी से भी। तो मैं विनय के पास आता हूं। विनय, इस पूरी घटना में देखिए 2 चीज़ें हैं। बीजेपी ने भी कहा है कि 11 जून को
अरेस्ट किया गया था कन्हैया लाल को, वे 12 जून को उन्हें जमानत पे छोड़ दिया गया। बार बार मांगने के बाद भी उन्हें सुरक्षा नहीं दी गई। तो प्रशासनिक फेल्योर की सवाल उठाए जा रहे हैं। आनंद जी और विनय, आप दोनों लोग में से जो भी जवाब देना चाहें, क्या इस पूरी घटना में इतने दिन से रेकी चल रही थी, तैयारी चल रही है, स्लीपर सेल बनाने की बात चल रही है, कहीं ना कहीं क्या इंटेलिजेंस फेलियर एक बड़ा रीज़न है यहाँ पे कि इतनी जघन्य घटना सामने आ रही है और उसके बाद फिर तमाम प्रक्रियाएं जो चल रही हैं वो तो चल ही रही हैं? विनय, देखिए, इंस्टीट्यूशनल रेडिकलाइजेशन और मतलब कोई आदमी साइबर स्पेस में कोई कंटेंट देख के रेडिकलाइज हो रहा है, दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं। जब मैं ये रिपोर्ट कवर करने गया था तो शुरुआती दौर में मुझे ये कहा गया कि जो इंटेलिजेंस के मेरे सोर्सेस थे वो कह रहे थे कि दरअसल ये पूरा का पूरा मामला हमारी नज़र में इसलिए नहीं आया क्योंकि ये लोग लॉन वुल्फ थे, मतलब अकेले भेड़िए थे जो कि झुंड में काम नहीं कर रहे थे, किसी संगठन से इनका ताल्लुक नहीं था और इस वजह से ये हमारे रडार पर नहीं आ पाए। और ऐसे केसेस जो हैं उनको ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है, चाहे आप किसी भी किस्म की एजेंसी हो। तो ये हमारा थोड़ा सा यहाँ पे हम यहाँ पे मात खा गए। लेकिन जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, दोपहर तक नई नई सूचनाएं जब सामने आने लगी, तो इसमें जो पूरे प्रकरण को मैंने जो इंटेलिजेंस का जो पूरा प्रकरण इसमें समझा है, इसमें यह है कि कई सारे इशारे आपके पास में पहले से मौजूद थे, आपने उनको नजरअंदाज किया या आप में उतना पहनापन नहीं था वो जैसे आप उसको पकड़ पाते। मसलन 2015 की घटना जो मतलब नए दौर में फिर से अब हम जब बात करते हैं तो 2015 में एक तरीके का आपको पहला क्लू मिलता है। दिसंबर 2015 में एक सिराजुद्दीन नाम के शख्स पकड़े जाते हैं जयपुर से जी, जो कि वहां पे लोकल बोला गया उस समय जो जांच एजेंसी थी उन्होंने बोला कि आईएस का लोकल मॉड्यूल चलाने की कोशिश कर रहे थे, जिनके इंडियन मुजाहिदीन के साथ भी कनेक्शन थे। वो गुलबर्गा के रहने वाले थे, कर्नाटक के, जहां पे भटकल है, भटकल विलेज है। भटकल विलेज का एक हिस्ट्री रही है इस तरीके के, मतलब कई सारे हुए थे वहां से, मिलिटेंट मूवमेंट्स के साथ में और कट्टरपंथी संगठनों के साथ में। तो ये पहला आपको फिर से मिलना शुरू होता है। बाद में आप फिर इस तरीके की तमाम घटनाएं होती रहती हैं, जैसे दूदू में 2016 की जनवरी में महात्मा गांधी के प्रतिमा पर कालिक पोत के आईएस जिंदाबाद लिख दिया जाता है, लेकिन वो और दौर था। अभी की अगर घटना की मैं बात करूं तो 30 मार्च को एक इलाका पड़ता है राजस्थान में, निम्बाहेड़ा। आप ये समझिए कि आप मंदसौर के रास्ते अगर राजस्थान में घुसेंगे चित्तौड़ वाले इलाके में, ये पूरा बेल्ट जो है, और यहाँ पे अफीम पैदा भी होती है और अफीम की बड़ी मात्रा में तस्करी भी की जाती है। ये मतलब लीगल और इलीगल दोनों ही, दोनों जहाँ पे पैदा होगी वहीं इलीगल तस्करी होगी। मतलब बाराबंकी का जो केस है वो यहाँ है। तो यहाँ पे पैदा भी की जाती है, सरकार लाइसेंस देती है, कई काश्तकारों को पैदा भी करते हैं, कई सारी जगहों पे इलीगल पैदा भी की जाती है और तस्करी भी होती है। तो पुलिस यहाँ पे थोड़ा प्रोएक्टिव रहती है, नाकेबंदी और तमाम सारी चीजों में। तो 30 मार्च 2022 को एक कार आती है मध्य प्रदेश नंबर की, वो आती है और नाकेबंदी पे अचानक जो है जैसे वो कार को हाथ दिया जाता है तो उस कार के जो ड्राइवर और जो दो सवार हो रहे हैं उनके हाथ पैर फूल जाते हैं। तो वो गेट खोलते हैं और भागने लगते हैं खेतों में। तो कार वहीं खड़ी है, तो जवान जो है पुलिस के उसके पीछे भागते हैं, उनको धर के दबोच लेते हैं खेत में। तब तक पुलिस के जो अफसर मेरे वहां पे थे उनसे बातचीत, उनको ये लग रहा था कि यार हमने अफीम की कोई अच्छी खासी खेप पकड़ ली है। और वो बड़ी खुशी खुशी जब उन्होंने कार की तलाशी लेना शुरू किया तो उसमें 6-6 किलो जो है अलग अलग तरीके के विस्फोटक और टाइमर और कनेक्टर और ये तमाम सारी चीजें मिलनी शुरू होती हैं। ये इस घटना का पहला क्लू है। और जब उन 2-3 लोग जो पकड़े गए थे वहां पे, जिनका नाम था अभी मैंने लिखा ही था यहाँ पे, हाँ, जुबैर, अल्तमस और सैफुल्ला, ये तीनों लोग जो है रतलाम में एक 2012 में इस तरीके का रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन खड़ा हुआ था, अल सुफा नेटवर्क, है ना। तो अल सुफा से इनका संबंध था। तो इनसे जब बात की गई थी, इनकी निशानदेही पे एक और आदमी को डिटेन किया गया पूछताछ के लिए, उसका नाम था मुजिब। वो रहने वाले थे टोंक के, लेकिन वो उदयपुर में गाइड के तौर पे काम कर रहे थे। तो उनसे भी पूछताछ की एनआईए ने, रतलाम में कई जगह छापे मारे। लेकिन उसके बाद में उसी पूछताछ के क्रम में जो इस घटना के आरोपी हैं मोहम्मद रियाज, एनआईए के मेरे सोर्स ने मेरे को बहुत कंफर्म तरीके से कहा कि वो भी उस समय रेडार पे आए थे, लेकिन वो लो चले गए थे, अंडरग्राउंड चले गए थे, लाए लो थे बिल्कुल, और रेडियो साइलेंस मेंटेन कर रखा था। इस वजह से इनको कुछ इनके खिलाफ ठोस मिला नहीं, तो एनआईए ने उसके खिलाफ कुछ
खास कार्रवाई की नहीं, और थोड़े दिन बाद में जब उनको कुछ नहीं मिला तो उन्होंने इनको ऑफ ग्रेड कर दिया। अब यहां पे ये सवाल उठता है कि एजेंसीज के बीच में तालमेल कैसा है। अगर वो एटीएस को, जो कि इस मामले में खुद जांच कर रही थी, राजस्थान एटीएस या और दूसरी एजेंसीज हैं, है ना, और ये लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी, अगर उनको ये बोलते कि ऐसा ऐसा आदमी हमारे एक बार रडार में आए, आप थोड़े दिन वॉच रखिए इसके ऊपर, तो शायद ऐसी स्थिति नहीं होती। दूसरी तरफ आप अगर लोकल इंटेलिजेंस या स्टेट इंटेलिजेंस की बात करेंगे तो मेरे जितने सोर्सेस थे या जितनी कोशिश मैं कर सकता था पिछले दिनों में इनको खंगालने की, तो मेरे को यह समझ में आया कि वहां पे ब्लैंक है मामला। वहां पे इनके पास में ना कोई इनपुट है, ना इस तरीके की कोई चीज है कि उदयपुर या मेवाड़ के इलाके में कोई इंस्टीट्यूशनल रेडिकलाइजेशन चल रहा है, सांगठनिक तौर पे कोई कट्टरपंथी गतिविधियां वहां पे चल रही हैं। तो ये दोनों तरीके से आप इसको देखिए कि तालमेल की दृष्टि से भी एनआईए और जो लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी जिनको बोला गया था कि भाई इनका तालमेल अच्छा होगा, इसी कॉन्सेप्ट पे एनआईए खड़ी की गई थी एफबीआई के तर्ज पे, वो पूरा का पूरा पर्पज ही डिफीट हो गया। और दूसरी तरफ ये था कि जो लोकल इंटेलिजेंस एजेंसी है उनमें उससे पहले कुछ दिन पहले ही एक अभी दैनिक भास्कर और राजस्थान में एक रिपोर्ट छपी थी, और उस रिपोर्ट में ये साफ साफ कहा गया कि लोकल इंटेलिजेंस में वहां पे तकरीबन 12,000 आदमी काम कर रहे हैं पूरे राजस्थान में। माफ कीजिए 1200, मैं नंबर कंफ्यूज कर रहा हूं, और है तो 1200 से 12,000 के बीच में आई गेस। क्या नंबर कोई एग्जैक्ट इंटेलिजेंस के लोग जो हैं काम कर रहे हैं। पुलिस में पूरा का पूरा अलग कार्डर है इंटेलिजेंस। हाँ। इनको 25% सैलरी जो है अलग मिलती है, ज्यादा सामान्य पुलिस ऑफिसर से, सामान्य मतलब पुलिस जवानों से। इंटेलिजेंस यूनिट होती है हाँ, और इसमें से 60% जो हिस्सा है वो डिप्लॉय किया गया है सिर्फ और सिर्फ पॉलिटिकल इंटेलिजेंस गैदर करने के लिए। और ग्राउंड पे जो इंटेलिजेंस ये लोग दे भी रहे हैं वो इतनी अनप्रोफेशनल है। इसमें एक मजेदार बात यह है कि जब जोधपुर वाला की जो घटना हुई थी, उस समय लोकल इंटेलिजेंस ने ये इंटेलिजेंस दिया था कि कुछ मेन चलते दंगे में कि आरएसएस के किसी बड़े लीडर की डेथ हो गई और कल जो है उनकी शव यात्रा में बलवा होने की संभावना है। तो उसको देखते हुए जो पुलिस अफसर थे वहां पे उन्होंने 800 के तकरीबन पुलिस डिप्लॉय कर दी। बाद में पता चला कि वो आरएसएस के कोई सज्जन नहीं थे, आर्य समाज से जुड़े हुए कोई लोग थे। उसमें बमुश्किल 200 लोग शव यात्रा में पहुंचे थे और 800 पुलिस वाले उनको घेर के खड़े हुए थे। तो इस तरीके की आप समझिए अनप्रोफेशनलिज्म जो है ग्राउंड पे इंटेल गैदरिंग का जो है, और अनट्रेंड लोग जो हैं जिनको ये जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं, तो उस स्थिति में होता ये है कि आपके पास में प्रॉपर इंटेलिजेंस होता ही नहीं है। फिर आप ऐसी सिचुएशन जब पैदा हो जाती है तो आप क्या करते हैं, क्राइसिस मैनेजमेंट करना शुरू कर देते हैं। तब आप कई सारी कहानियां गढ़ना शुरू कर देते हैं, कई कुछ कहना शुरू कर देते हैं, और कई जगह पे आप जेनरिक किस्म के इंटेल देना प्रोवाइड करना शुरू कर देते हैं कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, वहां पे कुछ भी हो सकता है। अब कुछ भी का क्या मतलब, आपके पास में कोई स्पेसिफिक इंटेल नहीं है। तो ये इसको इस तरीके से आपको देखना पड़ेगा। मेरे को दो जो इस पूरे के पूरे मामले में जो दो समस्याएं हैं वो देखने को मिली। बाकी आप आनंद भाई का क्या ऑब्जर्वेशन रहा हो तो वो बता पाएंगे। ठीक है आनंद भाई, 2 मिनट है। आनंद भाई, क्या इसमें इस पूरे मामले में क्या अब इंटेलिजेंस फेल्योर, जिसको विनय पॉइंट आउट कर रहे हैं, इंटेलिजेंस फेल्योर और इस पूरे तंत्र की जो विफलता है, इतने लंबे चेन ऑफ इवेंट को बार बार इग्नोर करने की और गलत इंटेल देने की, क्या उसके बाद इस पूरे मसले पे अभी राजस्थान का प्रशासन, एडमिनिस्ट्रेशन काम कर रहा है, अभी तार तलाशे जा रहे हैं कि मामला थोड़ा अभी भी टेढ़ा मेढ़ा है? क्या पुराने लिंक्स खोजे गए? क्या किया जा रहा है अभी ग्राउंड पे? बिल्कुल सर, किसान जी, इसमें ऐसा है कि देखिए इंटेलिजेंस फेलियर में था, ये मानना पड़ेगा, क्योंकि 9 जून को जब कन्हैया ने उसका फेसबुक पे उसका पोस्ट जारी हुआ 9 जून को, उस समय सरकार उदयपुर में थी और उस समय सारी खुफिया एजेंसियां सरकार के जानकारियां जुटाने में व्यस्त थी कि कौन आ रहा है, कौन जा रहा है, कितने विधायक आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। उसके बाद में जब ये शुरू हुआ 9 जून को, तो उसको धमकियां मिलनी शुरू और उसने पुलिस थाने में रिपोर्ट भी दी कि मुझे जान से मारने की धमकी दी जा रही है। उसके बाद देखिए आप कि पुलिस ने उसके घर दुकान पे 2 लोग तैनात कर, उसके बाद में 2 दिन बाद में वो हटा दिए गए। इसमें तो सबसे बड़ी जो खामी रही है वो ये रही है कि लोकल पुलिस के पास जब इसका इनपुट था, इसको जान से मारने की धमकी दी जा रही है और ये लोग जान से मारने की धमकी दे रहे हैं, तो उसमें किसी भी इंटेलिजेंस एजेंसी को तक ये सूचना नहीं थी। उसके भागने के बाद में, मारने के बाद में जितनी तत्परता थोड़ी देर में हो रहा है, वो तत्परता अगर वो पहले दिखाते तो शायद इस घटना से बचा जा सकता था
उदयपुर ही नहीं पूरे देश को शर्मिंदा होने से बचाया जा सकता है। और एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा कि ये जो मोहल्ला है जहाँ कन्हैया लाल की दुकान है, वो मोहल्ला पूरा एक सांप्रदायिक सौहार्द की मिसाल बताया जा सकता है उसको, क्योंकि कन्हैया लाल के सामने पारस प्लाजा दुकान है, बाबू भाई बैंड वाले की दुकान है, पूरा मोहल्ले में हिंदू मुस्लिम दोनों की दुकान है और कभी इस तरह की घटना नहीं हुई। लेकिन ये जो घटना है, ये जो पूरा इनका ब्रेन वॉश था, ये वास्तव में ये घटना राजस्थान ही नहीं पूरे देश के लिए कलंक के तौर पे हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, विराग जी मैं आपके पास आऊंगा। इस पूरे केस में क्या अभी आगे किस तरह से बढ़त होगी? मैं शिवा जी से 1 मिनट की टिप्पणी, फिर उसके बाद हम अगले टॉपिक की तरफ चलेंगे आपसे बात करने के बाद। शिवा जी, इस केस में जो मैंने जिक्र किया इज्तिदा की बात, मस्जिद में मदरसों में जो डी रेडिकलाइजेशन की टीचिंग्स हैं, क्या है? मैं कहीं पढ़ रहा था ऑनलाइन और कहा गया कि इसको जरूर इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए मदरसों में, अगर मदरसों की शिक्षाओं को लेकर, उसमें दी जा रही तालीम को लेकर इतना ज्यादा इसरार और इतना ज्यादा बार बार मजबूती से बात रखी जाती है। बताएं मैम। जी देखिए, इज्तिहाद जो है वो एक बहुत ही प्रोग्रेसिव ट्रेडिशन है मुस्लिम फिलोसोफर्स के बीच में, जिसमें आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं किसी भी मसले पर। इस्लामी जो वैल्यू सिस्टम है उसको सामने रख के क्रिटिकल थिंकिंग करते हैं और जो मौका है, जो समय है, उसके हिसाब से उसको इंटरप्रेट करके उसको लागू करते हैं। ये इंडिविजुअली भी हो सकता है और इसकी कोई बॉडी भी बन सकती है। ईरान जैसे मुल्कों में बाकायदा इज्तिहाद के लिए एक बॉडी बनी हुई है, वो लोग इसके हर रोज री इंटरप्रिटेशन और जो सामयिक इंटरप्रिटेशन है वो कर रहे होते हैं। और क्या हमारे यहाँ के मदरसों में नहीं है? हमारे यहाँ ना सिर्फ ये नहीं है, इसको गलत मानते हैं, इसको गुनाह जैसा मानते हैं और इसको पूरी तरह से रोका जाता है। यानी इज्तिहाद करने के बजाय तकलीद की तरफ, नकल करने की तरफ, कि हमारे बुजुर्गों ने ये कहा इसलिए हम यही करेंगे, हमसे ये बताया गया इसलिए हम सिर्फ यही करेंगे, हम अकल का इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो ये इज्तिहाद वर्सेस तकलीद का जो एक डिबेट है इस्लाम के अंदर, वो पुराना डिबेट है। और ये मैंने तो अपनी एक बहुत ज़माने पहले, अब मैं फेसबुक पर नहीं हूँ, तो मैंने अपनी आईडी ही बनाई थी मुश्तहिदा नाम रख करके कि मैं इज्तिहाद करूँगी, मैं इस काम को अपने लिए हर रोज़ करूँगी कि मेरे लिए इस्लाम हर रोज़ रेलेवेंट कैसे रहेगा, वो दकियानूसी चीज़ों से मुझे कैसे दूर रखेगा, एक चीज़। लेकिन ये जो आप लोग इंटेलिजेंस एजेंसीज की बात कर रहे थे, ये मेरा विषय नहीं है, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको पढ़ती हूँ, इसलिए मैं आपसे एक बात कहना चाहूँगी कि देखिए, एजेंसीज के बीच में आपसी ईगो वॉर बहुत होता है। जो गुड वर्क का क्लेम करने का जो पूरा मामला है, जिसमें आउट ऑफ टर्न प्रमोशंस हैं, OTPs वगैरह, ये सारी चीज़ों को लेकर के अभी देवबंद के हवाले से एक घटना घटी थी और उसमें कुछ कार्रवाई हुई। उसमें भी मैं आपको बता रही हूँ कि उत्तर प्रदेश में जो हो रहा था, तो ये जो सारी एजेंसीज़ हैं, चाहे वो स्पेशल सेल हो, ATS हो या LIU यूनिट्स हों, इन सब के बीच में ईगो वॉर बहुत है। इसको भी ऑफिसर्स चेक करें कि कैसे ये आपसी तालमेल। मैं इस बात से बहुत सहमत हूं, क्योंकि मेरे एक दोस्त हैं, वो यूपी के किसी जिले में पोस्टेड है, इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं, वो सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर हैं। तो वो बताते हैं मुझे कई बार बातचीत में कि किस तरह से लोकल इंटेलिजेंस यूनिट और दिल्ली वाले इंटेलिजेंस यूनिट और तमाम ATS NIA सबके बीच में आपस में एक ही केस को लेकर के ना सिर्फ ये कि कैसा लफड़ा चल रहा है, और कौन कितना ज्यादा भौचक कर देने वाला इनपुट दे रहा है, कौन किसका जिला कितना शांत है, इस तरह की चीजें होती रहती हैं। बहरहाल मैं केस पर आऊंगा। आखिरी टिप्पणी विराग जी आपसे, इस पूरे केस में अब ये बात हो रही है कि क्या ये बात रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केस में चली गई है? मतलब रेडिकलाइजेशन, तमाम जो हिंसा हुई है, वो सारी बात अपनी जगह है। केस कानून की नजर में ये कैसा है, किधर जाएगा सर मामला? इसमें कोई भी दो राय नहीं है कि यह रेयरेस्ट ऑफ रेयर ही केस है, क्योंकि जिस तरीके से जो रेयरेस्ट ऑफ रेयर की जो सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि ये कानून में तो निर्धारित नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों से रेयरेस्ट ऑफ रेयर के एलिमेंट्स आते हैं, तो मेंस रिया है, पूर्व योजना है, जघन्य और बर्बर हत्याकांड है, और उसको करने के बाद कोई पश्चाताप नहीं है। सोशल मीडिया में जिस तरीके से सर्कुलेट किया गया है, एक लाइन में बातें बोलूंगा कि पहले नंबर पर इसको मैं किसी भी तरीके से मानने के लिए तैयार नहीं हूं कि यह किसी प्रकार की प्रतिक्रिया है।
प्रक्रिया कहने से हम उस संगठित आपराधिक जो तंत्र है, कहीं से भी वो डिजिटल मीडिया बना रहा है या मदरसे में बनाया जा रहा है या समाज में एक विषममन हो रहा है, उसको अगर आज की तारीख में मेरा और आपका विवाद हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा हम लोग अप्रसन्नता व्यक्त करेंगे, झगड़ा कर लेंगे, गाली दे देंगे, लेकिन किसी तरीके से ये जो चीजें हुई हैं, ये एक कहीं जिस तरीके से मान लीजिए दिल्ली में गैस चैम्बर बना हो और गैस चैम्बर बनने के बाद आप एक ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर के 2 लोगों की जान बचा सकते हैं, लेकिन उस प्रदूषण के स्रोत को पता करना जरूरी है और मैं समझता हूं कि देश में दुर्भाग्यपूर्ण है। दूसरी चीज ये है कि हमें उस संगठित तंत्र के इस मसले को भी समझना है कि कंपनियां मालामाल होने के साथ हेडलाइंस कैसे मैनेज हो रही हैं। इन हेडलाइंस की वजह से गवर्नेंस और डेवलपमेंट के रियल इश्यूज को अवॉइड करती हैं राज्य और केंद्र की सरकारें। तो ये एक जो दोहरा विशेष सर्किल है, एक विशेष सर्किल है कि जहां मुनाफा है, दूसरा विशेष सर्किल है रेगुलेटरी फेल्योर है और उसकी पूरी जो चक्की में जनता पिस रही है। तो मुझे लग रहा है कि इसके बहाने उस पूरे सिस्टम पर बहस करने की जरूरत है कि डिजिटल सिस्टम में फ्री के लंगर में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम समाज और देश सबका सत्यानाश कर रहे हैं। थैंक यू विराग जी।